आज हम लोग कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। जो टॉपिक अब तक पहले लेशन में है। पहला कंप्यूटर मार्क वन। एक श्रेणी है, कंप्यूटर तो अनेक आए होंगे इस बीच, मगर कुछ के बारे में आपको बताया जा रहा है। मार्क वन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग अपने शिखर तक पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर्स और उनके साथ एक डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने 1944 में एक मशीन विकसित किया जिसका आधिकारिक नाम उन्होंने ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा और वही मशीन बाद में चल करके मार्क वन। यह मशीन प्रथम ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिवाइस थी। यदि पूछा जाए प्रथम ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है तो आप बताएंगे मार्क वन। ये एग्जाम में आता है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और ये मशीन पंचकार्ड के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें लगभग 500 मील लंबाई तक के तार लगे होते थे तथा 30 लाख से अधिक विद्युत सर्किट्स थे। विद्युत संयोजन की क्षमता थी। क्षमता क्या थी वो था ही। इसके द्वारा जमा, घटाना, गुणा, भाग ये कैलकुलेशंस किए जा सकते थे। चूँकि कैलकुलेशन थोड़ी देरी से होती थी, डिले होता था। गुणा ये 12 सेकंड में करता था, गुणा ये 6 सेकंड में करता था और भाग जो है 12 सेकंड में करता था। ये खासियत थी। मगर ये मशीन का कार्य है। जब उस समय ये मशीन बना होगा तो उसमें भी एक अजीब ही दिखता हो। जैसे आज हम रोबोट को कहते हैं, उसी तरह से जब ये मशीन बना होगा तो उसमें भी लोग यही कहते होंगे। इस प्रकार की मशीन बनी है जो ऑटोमेटिक गुणा कर दे रही है, भाग कर दे रही है, केवल नंबर देने की जरूरत है। परिवर्तन होता है, अपडेशन होता है, बनता है एबीसी। मार्क वन की तकनीकी तो इलेक्ट्रॉनिक थी ही, मगर वो भी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी पुरानी हो गई। इसमें नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को इंसर्ट कर दिया गया। जब नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी को इंसर्ट कर दिया गया तो मार्क वन में ये था कि चलमान पुर्जा वगैरह नहीं होता था। इसमें क्या हो गया, 1945 में एटनोसॉफ्ट ने एक कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी था। पूरा नाम था एटनोसॉफ्ट वेरी कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एटनोसॉफ्ट ने बनाया। मार्क वन की तकनीकी जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी थी उसको और भी अपडेट कर दिया। अगला जो समय आता है वो है, ध्यान दीजिएगा, मार्क वन बना आपका लगभग 1944 में इसकी सोच विकसित हुई और 1944 में मार्क वन बन गया। और ठीक उसके कुछ दिन के बाद एबीसी बन गया 1945 में। जो अगला कंप्यूटर है वो है एनआईक। एनआईक का पूरा नाम नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मूचरी ने किया। ये दो वैज्ञानिक थे। एनआईक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके विकास स्पेशल कार्य के लिए केवल सेना के लिए की गई कि सेना में इस कंप्यूटर का हम लोग यूज करेंगे। एनआईक की गति मार्क वन से अधिक थी, परंतु इसका यूज संकुचित था। यूज संकुचित इसलिए था क्योंकि केवल इसका यूज मिलिट्री में किया जाता, आर्मी में किया जाता। उसके बाद भी यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो लॉन्ग टाइम तक यूज होता रहा। परिवर्तन होता है उसी समय। इसमें प्रोग्राम तो स्टोर होते थे, मगर प्रोग्रामों को तारों के माध्यम से दिखाया जाता था और इसके प्रोग्रामों में बदलाव नहीं हो सकता था। बदलाव होता भी तो बहुत कठिनाई से। इसके इस डिमेरिट को दूर किया गया एडवैक। एडवैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनआईक कंप्यूटरों की समस्याओं का हल एक नए सिद्धांत स्टोर प्रोग्राम के द्वारा हुआ। प्रश्न आता है कि स्टोर प्रोग्राम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया, तो प्रोफेसर या फिर डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन, जिनके बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे। एडवैक पर आता एक पेपर भी छापा था उन्होंने, तो उन्होंने बनाया। उसमें भी थोड़ा परिवर्तन होता है और एडजैक आता है। अमेरिका के एडवैक के लगभग, यानी कि इस एडवैक के समान ब्रिटिश लोगों ने एडजैक बनाया, जिसका पूरा नाम
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर का विकास यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर मॉरिस विल्कस ने बनाया और इसकी विशेषताएं हैं जो याद रखेंगे। पहली, सबरूटीन की सुविधा, दूसरी त्रुटियां खोजने का गुण, और जो तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का समावेश। अब देखो उसके बाद बनता है मैनचेस्टर मार्क वन। मैनचेस्टर मार्क वन यह स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित एक छोटी सी प्रायोगिक मशीन थी जिसे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया। प्रोफेसर एमएच न्यूमैन के द्वारा बनाई गई। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, उसी समय बना, वहीं यूज़ होता रहा, वहीं उसको देखा गया, केवल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं रहा। उसी क्रम में एक और पॉपुलर कंप्यूटर बनती है जिसका नाम है यूनिवैक वन। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, संसार का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। पूछे यदि आपसे कोई कि संसार का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है तो आप उसका नाम लेंगे यूनिवैक। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो में सन 1951 में लगा, 10 वर्षों तक काम करता रहा और सर्वप्रथम यूनिवैक का जो व्यावसायिक यूज़ किया गया वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में 1954 में किया। तो ये कुछ टिपिकल कंप्यूटर्स थे जिनका यूज़ एक सीरीज में होता है और धीरे धीरे आज कंप्यूटर बड़े से एक छोटा रूप ले लिया है। अगला जो टॉपिक होगा भैया बहनों वो हम लोग का होगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों में, कंप्यूटर कोई पीढ़ी नहीं है। तकनीकी की वृद्धि, कंप्यूटर के कार्यों में अपडेट, मशीन को अद्यतन किया जाना, नई नई टेक्नोलॉजी का आना, उस टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को उसकी पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि तकनीकी में वृद्धि को ही बांटा गया। तो पीढ़ियाँ बनाई गई 1946 से 1956 प्रथम पीढ़ी, 1956 से 1964 द्वितीय पीढ़ी, 1964 से 1971 तृतीय पीढ़ी, 1971 से वर्तमान तक चतुर्थ पीढ़ी, और वर्तमान से लेकर के फ्यूचर तक जो तकनीकियाँ आएंगी वो पांचवी पीढ़ी में रखी जाती है। सन 1970 के बाद यानी कि 20वीं शताब्दी में 1930 के दशक के अंत में जॉन बी एटनासॉफ्ट द्वारा जो कंप्यूटर बना वही कंप्यूटर पीढ़ियों का डिवाइडेशन भी करता है। उसी समय से कन्वर्ट होता है कि कुछ तकनीकियां बदलती गईं, कुछ तकनीकों में बदलाव आता गया और एक समय आता है 1946 का जब वैक्यूम ट्यूब्स बनता है और एनआईक कंप्यूटर में यूज हो जाता है और वो एनआईक कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाता है। उसी समय से कंप्यूटर के सेक्टर में, कंप्यूटर की तकनीकी में अनेकों वृद्धियां होती जाती। तो जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1946 से 1956 के मध्य एनआईक नामक कंप्यूटर के पदार्पण से कंप्यूटर की पीढ़ी का प्रारंभ होता है। ध्यान देंगे, कोई पूछेगा कंप्यूटर की पीढ़ी का प्रारंभ किस कंप्यूटर से होता है तो एनआईक से होता है। इसमें 18,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता है। इस पीढ़ी में एनआईक के कुछ समय पश्चात और कंप्यूटर बनते हैं, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया आपको, एडवैक बनता है, एडजैक बनता है, यूनिवैक बनता है, अनेकों कंप्यूटर बनते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ है वो 1904 में हुआ था, मगर जब एनआईक में उसका यूज़ हो गया तभी से इसकी पीढ़ी, और एनआईक जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गया तभी से इसकी पीढ़ी की काउंटिंग की जाने लगी। इस पीढ़ी की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे, बड़ा होता था, अति संवेदनशील, अविश्वसनीय था, और सबसे मुख्य जो इसका गुण है वो था मशीनी भाषा और असेंबली भाषा पर कार्य करना। दो ही भाषा में इसके प्रोग्राम होते थे, मशीनी भाषा में और असेंबली भाषा में। जो दूसरी पीढ़ी आती है हमारी 1956 से 1964, यानी कि दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं, इसके स्थान पर तो वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर। 1950 के आसपास कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के निर्माण में विकास हुआ, यानी कि जैसे 1956 से 6 साल पहले कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर बनाए जाने लगे, सॉफ्टवेयर बनाए जाने लगे, और 1947 में बेल लेबोरेटरी में डॉक्टर विलियम शॉकले द्वारा ट्रांजिस्टर बनाया गया।
और ट्रांजिस्टर का यूज वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर किया जाने लगा, जो ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं आज भी छोटे मोटे रूप में यूज किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स के आ जाने से इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपेक्षाकृत थोड़े छोटे हो गए, थोड़े विश्वसनीय हो गए, संवेदनशील हो गए, और साथ ही इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, जहाँ इस पीढ़ी के कंप्यूटर में लो लेवल असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। जो तीसरी पीढ़ी आती है 1964 से 1971, कंप्यूटर की तकनीकी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे रहते हैं, प्रोग्रामों को बनाने में लगे रहते हैं, और 1964 में वाणिज्यिक रूप से एक उपलब्धि मिलती है आईसी की, इंटीग्रेटेड सर्किट की, जिसका उपयोग तीसरी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ, और यही पीढ़ी कंप्यूटर का गोल्डन एज कहा गया, गोल्डन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971। इस तकनीक का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स को ICL 1900, ICL 2903 यूनिवैक कहा जाने लगा, और इसकी एक क्वालिटी ये थी कि इसके लिए वातानुकूलित कमरे की आवश्यकता नहीं थी। ये कंप्यूटर कहीं भी यूज, आईसी वाले कंप्यूटर कहीं भी यूज हो सकते थे। उच्च स्तरीय भाषाओं में और भी वृद्धि होने लगी। जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर केवल कोबोल और फोर्ट्रान चलता था, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में और भी ज्यादा मात्रा में हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार होने लगा, जिसका यूज भी सरल हो गया और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बनाए जाने लगे। जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर आता है वो 1971 से अभी तक का है। 1971 से वर्तमान तक के समय के कंप्यूटर्स को चतुर्थ पीढ़ी का समय दिया गया है, क्योंकि इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट को यानी कि आईसी को और बड़ा कर देते हैं और लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगता है। वर्तमान समय में 30,000 ट्रांजिस्टर्स के समान उसके 1/4 भाग को आपका एक आईसी उसको चलाने में कैपेबल होता है, उसके स्थान पर लग सकता है। और आईसी के लग जाने से कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया, और इसी समय माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार भी होता है। जैसे आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि माइक्रो प्रोसेसर के आ जाने से ही कंप्यूटर का जो एक टाइप्स है वो माइक्रो कंप्यूटर बना। इसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सर्किट सभी एक दूसरे से लगे होते हैं, और इसी समय माइक्रो कंप्यूटर के बन जाने से, माइक्रो प्रोसेसर के बन जाने से एक कंप्यूटर का नया नाम हो गया, जिसको हम पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी कि वह कंप्यूटर है जिसको हम व्यक्तिगत अपने कार्य के लिए रख सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर जिसका यूज़ हम डेस्क पे रख के कर सकते हैं। लैपटॉप वह कंप्यूटर जिसका यूज़ हम गोद में रख के कर सकते हैं, और पाम टॉप वह कंप्यूटर जिसको हम हथेली पे रख के यूज़ कर सकते हैं। जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था उसका नाम था एल्टायर। पहला पर्सनल कंप्यूटर यदि कोई आपसे पूछे तो उसका नाम है एल्टायर 8800। सन 1971 के समय में उपलब्ध हुआ, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया। मिट्स का यह एल्टायर कंप्यूटर इंटेल 8800 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। इसी उपलब्धि में आगे IBM के कंप्यूटर्स की श्रृंखला भी सफल रही। IBM ने बहुत ज़्यादा प्रोसेसर बनाए, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बनाए और बढ़ता गया, और उसी दौरान IBM के कंप्यूटर के साथ ही एक और कंपनी आगे बढ़ती है जिसका नाम रहता है एप्पल। इस श्रृंखला का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था IBM की श्रृंखला का, वो था 8086, जो 1978 में उपलब्ध हुआ, और उसके बाद अनेकों सीरीज आए। 80286 1983 में आया, 80386 1986 में आया, 80486 1986 में आया, और पेंटियम 1993, पेंटियम 2 1997, पेंटियम 3 1999, पेंटियम i5 2000 में उपलब्ध हुए। चतुर्थ पीढ़ी के प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो एल्टायर 8800 पर एक वैज्ञानिक था, स्टूडेंट मान लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बिल गेट्स कार्य कर रहा था, उसने ही इसको स्थापित किया था, सफल हो गया, और इस सफल प्रयास ने बिल गेट्स के जीवन को बदल दिया, और आज बिल गेट्स सॉफ्टवेयर की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है।
विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स बनाता है। चतुर्थ पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता VLSI, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो भी उसी में डेवलप होता है, और VLSI हो जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का उपयोग। आकार में अत्यधिक कमी, क्योंकि कंप्यूटर आपके पॉकेट तक आ गया। कंप्यूटर बनाने की लागत में कमी, अत्यधिक विश्वसनीय, अति तीव्र, और कंप्यूटर इसी पीढ़ी में कंप्यूटर्स के नेटवर्क का भी विकास हुआ। जो अगली पीढ़ी यानी कि पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, वर्तमान तथा भविष्य के कंप्यूटर को रखा गया, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गुण आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? प्रोग्राम का इतना डेवलप हो जाना कि सेंसर पे काम करे। सेंसर आप देख रहे हैं, रोबोट का काम, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और कंप्यूटर करता है, उसको ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बनाई हुई बुद्धि, ऑटोमेटिक डेवलप नहीं, किसी यूजर ने बनाया उस बुद्धि को और उसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है। आगे के भी समय में कंप्यूटर से और प्रोग्रामर से बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों को रहती हैं। कंप्यूटर लग गया तो ये हो सकता है, कंप्यूटर लग गया तो वो हो सकता है। तो इन सब की चीज़ें, तो यहाँ पे इस तरह से ये पीढ़ी भी कंप्यूटर की पीढ़ी नहीं है। जो टॉपिक भेजा जा रहा है वीडियो का, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझ में नहीं आया पूछिएगा, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।